नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं कुछ भी करो तो सोच समझ के करो, कुछ भी कहो तो सोच समझ के कहो, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। हमारे इस कमरे में ऊपर वाला यानी ऊपर की आंख यानी कैमरा, अभी वहां पर तैयारियां चल रही हैं। हर एक कैमरे की नजर को देखा जा रहा है किस तरीके से हमारे मेहमानों पर पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहां पर एंकर कोई नहीं होता है हमारे मेहमानों के बीच। हमारे मेहमान चर्चा जरूर करते हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं देते हैं, बल्कि जो सामने वाला तर्क रखता है उसके सामने कोई दूसरा तर्क खड़ा करते हैं वो। अब कितना आपको वो कन्विंस कर पाते हैं या आपके ऊपर निर्भर है। हम यहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम हमारे साथ यहां पर दर्शक रहेंगे, साथ ही यहां से अपनी नजर से हम इस कमरे में क्या कुछ चल रहा है वो देखेंगे। लेकिन हमारे मेहमान हमें नहीं देख सकते, वो सिर्फ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। न तो उन्हें वो कैमरे नजर आते हैं और न ही वो दर्शक जिनकी आंखें उन्हें देख रही हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है, जिसकी हर हलचल पर रहेगी जनता की सीधी नजर। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, किरण बेदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, मनीष तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेता कांग्रेस, मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य मंत्री, नेता बीजेपी, सीताराम येचुरी, महासचिव सीपीआई-एम, सुनील अलग, बिजनेस कंसल्टेंट, अतुल कुमार अंजान, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई। आइए, आपके लिए ये हाँ, आपके लिए कुर्सी रखी है हमने। अरे लाइट नहीं। कुछ पीछे कुशन वुशन दे दो ना, एक घंटे सबको बैठा लोगे तो, है ना? सही बात है। नमस्कार। नमस्कार। हाय ठीक है सीताराम जी। I was telling Afi, I said the greatest takeaway of the show would be if we can demonstrate that we can have a civilized conversation without going at each other's throats. Exactly. Him and madam. Me, what respect? He was planning to comb his hair. और कोई नहीं? और तो कोई नहीं है। No, there's nobody else. I don't think so. But I'm sitting next to him. I'm from Calcutta. Although I'm Punjabi, Calcutta born. Oh, Calcutta born also. Live St. Davis College, IIM, Calcutta. Everything I did in Cal. Okay. कैमरा चलेगा तो ना? Get a bottle of water at least. किसी ने देखा? एक मिनट। मैंने नहीं देखा, सिर्फ सुनील ने देखा। आपने देखा है? क्या चीज? ये प्रोग्राम पहले एक प्रोग्राम मैंने 10 मिनट के लिए देखा है। Oh, thanks. माय गॉड, थैंक यू सो मच सर।
वाह, Very आज nice. सब अपने हाथ से ही हाँ आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप पक्का? प्लीज आप लीजिए, आप लीजिए। यहाँ रख लीजिए। यहाँ है टेबल। आज का मुद्दा, क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ रही है? चर्चा शुरू की जाए। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, शुरुआत में यह कह सकता हूं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए आजकल धार्मिक फ्लेवर ऑफ द मंथ हो गया है। पहले आप देख लीजिए, कोई हमेशा पॉलिटिशियंस, और मैं कोई स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सब पॉलिटिकल पार्टीज, वो कभी ना कभी कुछ मुद्दा को लेके अपना बना ही लेते हैं। चाहे पहले शेड्यूल कास्ट के बारे में थे तो कास्ट प्रॉब्लम था, अब देखिए शिवसेना है तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम हो गया है, अमेरिका में भी देख ले ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम चलता है। तो हर पॉलिटिशियन और हर पॉलिटिकल पार्टी देखता है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है, कौन सी इशू हम ले चलें, एंड देन इन मेनी वेज मैं कहता हूं कि आप मिसलीड करते हैं। मैं तो मानता हूं कि माहौल बिगड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम एक बात है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि मतलब चर्चा तो हो देश में। बिल्कुल, जरूर। ये चर्चा स्वाभाविक चर्चा नहीं है, ये चर्चा थोपी जा रही है एक एजेंडे के रूप में देश के ऊपर। अब यही आप पैराडाइम क्या है आपका पॉलिटिकल, उसका डिस्कोर्स का पैराडाइम क्या है, ये पहली बार नहीं हो रहा। मतलब आपने ठीक कहा, बिल्कुल कई बार होता रहा। 2000 आपके 2, 3, 4 चुनाव से पहले क्या माहौल था? यही गुलाम अली को अपने गजल नहीं सुनाने दिया बॉम्बे में, दीपा मेहता को अपना फिल्म बनाने नहीं देते यहाँ बनारस में, यही पाकिस्तान की टीम आ रही है तो बॉम्बे के अंदर पिच खोद दिया जाता है। पूरा देश के सामने ये है मुख्य सवाल। आज क्या है आपके सामने? कहीं पर दादरी पे के अंदर वो अटैक हो, कहीं पर आपके सांप्रदायिक दंगे हो, कभी छेड़ देते हैं आप रिजर्वेशन होना है या नहीं होना है, या उसके बारे में चर्चा करें। देखिए ये सब जो माहौल जो बन रहा है देश में, इसका मेरा मानना है कि इसके पीछे एक उद्देश्य, और वो उद्देश्य है सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स का। वास्तविकता ये है कि मुल्क में धार्मिक असहनशीलता बढ़ नहीं रही है, उसको एक संयोजित तरीके से बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, जिस तरह के बयान लोगों की तरफ से आए हैं, और ऐसे लोग नहीं जो किसी गिनती में ना हो, बट जिम्मेदार लोग, मौजिज लोग जो संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयान आए हैं। अब अगर श्री मोहन भागवत ये कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, श्री अशोक सिंघल ये कहते हैं कि मुसलमानों को दूसरा दर्जा मिलना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है तो उनको बीफ खाना छोड़ देना चाहिए, हिंदू महासभा की तरफ से बयान आता है कि जिस दिन नथुराम गोडसे को फांसी लगी थी वो दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही संयोजित तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि कहीं पर जो लेखक हैं उनकी हत्या की जा रही है। भारत के लेखकों ने शायद पहली बार सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर जो साहित्य अकादमी ने उनको अवार्ड दिया था उसको वापस किया जा रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया की स्पेस में भी जिस तरह की गाइडलाइंस आई थी सरकार की तरफ से कि हर नागरिक को 90 दिन का अपना व्हाट्सएप का, ट्विटर का अकाउंट रखना पड़ेगा। सो एक बहुत ही फासिसी प्रवृत्ति का माहौल पिछले साल सवा साल में इस देश में बनाने की कोशिश की गई है, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि भारत का जो मूलभूत रूप है वो धर्मनिरपेक्ष है। कुछ लोगों में जो आपने कहा असहनशीलता, तो उसके आधार पर हम पूरे के पूरे देश को नहीं देख सकते। हमें ये अफसोस होता है जब कभी हम सुनते हैं कि देश बहुत शर्मिंदा हो रहा है, देश की बहुत बदनामी हो रही है, देश पूरा जो है वो तबाही के रास्ते पे आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों के सोच
और पूरे देश की सोच, उसमें फर्क होगा। अब आपको मैं एक मनीष जी, आपके और हमारी सरकार का विषय नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा देख रहा था कि जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जो कि सीताराम जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 2006 में जो देश में 693 कम्युनल राइट होते हैं, जिसमें कि लगभग जो है वो 2500 लोगों की हत्याएं होती हैं। जो एनुअल रिपोर्ट है 2007 की, उसमें जो है वो लगभग जो है वो 99 कम्युनल राइट होते हैं, और जिसमें कि लगभग जो है वो 3000 लोगों की हत्याएं बताई जाती हैं। उसी तरह से एनुअल रिपोर्ट 2008 में लगभग जो है वो 443 कम्युनल राइट होते हैं, जिसमें कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और इसमें 3000 लोग से ज्यादा मरते हैं। इसी तरह से 2009 में जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, वो हमारी सरकार नहीं थी, उस समय तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे। 2009 में जो है वो 826 कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें कि जो है 125 लोग मारे गए और 3000 लगभग लोग जो है जख्मी हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं करने की बात है। ये जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हमारी सरकार हो, या किसी की भी सरकार हो, उसमें इसको किसी भी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस पर हम कोई सियासी गेम नहीं खेल सकते। अफसोस ये होता है कि हम जब सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा बन जाते हैं, तो हम जो है वो इस तरह के सांप्रदायिक दंगों को, इस तरह की सांप्रदायिकता को, या इस तरह की असहनशीलता को सियासत के चश्मे से देखते हैं। तो उसका समाधान कभी नहीं हो सकता जब तक हम इसको, अब आपने कहा कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ठीक है, इनकी आवाज जो है देश की आवाज नहीं है, इनकी आवाज जो है वो नरेंद्र मोदी जी की आवाज नहीं है। मैं डीसीपी नॉर्थ रह चुकी हूँ दिल्ली में। डीसीपी नॉर्थ होते हुए सारा जामा मस्जिद एरिया, सारा ओल्ड दिल्ली एरिया, कोतवाली एरिया, ये एरिया में रही। और उन दिनों में जिस तरीके के दंगे होते थे, भगवान की कृपा से वैसे दंगे मैंने बहुत देर के बाद अभी रिसेंटली देखे। तो इसका मतलब काफी देर रिलीफ रही, राइट। सो आपने आंकड़े दिए, मैं आंकड़े नहीं दे रही, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं कि कम्युनल राइट्स जो हम लोगों ने देखे हुए हैं अपने टाइम में, उसमें बहुत फर्क है। शुक्र है फर्क है। फर्क कहां आया है? फर्क आया है दिखाने में। जो हमारा 24/7 अब चैनल है, जो पहले नहीं था। हमारे दिनों में न्यूज़पेपर्स थे और न्यूज़पेपर की कवरेज में आती थी ब्लैक एंड व्हाइट खबर। लेकिन अब कहीं छोटा सा भी दंगा होता है, या मोटा हाथ होता है, या छोटा होता है, या पतला होता है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जबरदस्त 24/7 चलता है। और वो उसके ऊपर प्रश्न आने लगते हैं, देश ये मांग रहा है। सो अब एक इंसिडेंट पर देश मांगता है, ये फर्क आ गया है। मैं इसके ऊपर जजमेंट नहीं पास कर रही। आइए अतुल जी, आइए अतुल जी। मैं उस पर जजमेंट नहीं पास कर रही, मैं वो बता रही हूं जो कि मैंने आंखों से, नंबर 1 दिखता है। दूसरा, उसके ऊपर चर्चा 24 घंटे होती है। तीसरा, अब बर्दाश्त की हिम्मत बड़ी कम हो गई है। 1991 के बाद से ये गहरा स्वरूप लेता गया है। खासतौर से मंदिर मस्जिद विवाद के बाद, अयोध्या के विवाद के बाद भारतीय समाज में असहिष्णुता काफी बढ़ी है, धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि अगर हम पुराने इतिहास को देखें, एक जमाने में रामचरितमानस का पाठ करने का काम पंडित राम किंकर उपाध्याय जी करते थे। वो अकेले भारत में थे जिनके रामचरित के विभिन्न कांडों पर जो चर्चा होती थी, उसमें 10, 20, 50 हजार लोग इकट्ठा होते थे। और धीरे धीरे करते करते आज हम देख रहे हैं कि बाबाओं की एक फौज खड़ी हो गई है, जिनको पूरा ज्ञान भी न हो रामचरितमानस का या किष्किंधा कांड का। या आप लोगों के हिसाब से क्या धार्मिक असहनशीलता बढ़ी है देश में? और गली गली माइक लगाकर बैठ धार्मिक उसी तरीके से धार्मिक असहनशीलता बिल्कुल नहीं बढ़ी है। जो पहले दबे कुचले थे ना कुछ लोग, वो अपना हक मांग रहे हैं। जो अब अपना हक मांग रहे हैं, जिन्होंने दबा रखा था, वो लोग कह रहे हैं कि इनकी धार्मिक असहनशीलता बढ़ चुकी है। और ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बोलना चाहता है? हाँ। एक्चुअल में ना हिंदू अपनी कट्टरता छोड़ता है, ना ही मुस्लिम अपनी कट्टरता। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। सवाल ये है कि क्या इससे लोकतांत्रिक मान्यताएं और चेतनाएं बच रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो तब बचेगा जब संविधान बचेगा। जब संविधान ही खतरे में पड़ जाए
तो संविधान का ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, ये बहुत अच्छी चल जाए या न चल जाए या कंट्रोल कर लें, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारी ये समझ है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो विरासत है वो आज खतरे में पड़ गई है। आप खाली कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञों की वजह से पड़ गई है, वोटों की वजह से पड़ गई है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे आर्थिक कारण भी बहुत बड़े हैं। धर्म और अर्थ ये दोनों जुड़ गए हैं। धर्म का और धार्मिक प्रक्रियाओं का व्यापारीकरण भी हो रहा है। इसलिए मेरी ये समझ है कि इन विषयों पर चर्चा करने से अगर लोगों के गुस्से को हम कम कर सकें तो यही हमारा मकसद होना चाहिए। आपने अभी अयोध्या की बात की। अयोध्या शाहबानों के साथ जुड़ा हुआ मामला था। अयोध्या अलग से नहीं हुआ था। जब ये फैसला कर लिया गया, इसमें ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसमें यह देखने की जरूरत है हमसे गलतियां कहां हुई हैं और उन गलतियों के कारण जो बीज हमने बोए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि जो बीज हमने आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले बोए, वो बीज का पेड़ उगे और पेड़ पे फल न लगे। इस देश में धार्मिक ये देखिए, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा अगर इजाजत दे तो, पंडित जी की कॉन्स्टिट्यूंसी इलाहाबाद में फूलपुर, पंडित जी वहां पे विदेश नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि पंडित जी आप अपना समय भी नष्ट कर रहे हैं, इन लोगों का समय भी नष्ट कर रहे हैं। पंडित जी ने जवाब दिया, मेरा काम केवल देश का शासन चलाना नहीं, मेरा काम यह भी है कि मैं अपने लोगों को शिक्षित करूं। आज हम में से कोई, अभी आपने एक जुमला कहा कि लोग देखते हैं पब्लिक मूड क्या है, हम में से कोई शिक्षित करने के लिए तैयार है? हम आज वो करना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह एक सेंटिमेंटल बात करके दूसरे का एक विक्टिमहुड का सबसे बड़ा पाप ये है, चाहे वो कोई सामाजिक व्यक्ति करे और चाहे राजनीतिक व्यक्ति करे, कि आप किसी कम्युनिटी के अंदर उससे ताल्लुक रखने वाले मेंबरों के अंदर सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा कीजिए। सेंस ऑफ विक्टिमहुड का मतलब यह है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। इस देश में सारी समस्या राजनीतिक है, धर्म की कोई समस्या नहीं है। धर्म तो आज भी आप चले जाइए दिल्ली में 800 साल मुस्लिम बादशाहों ने हुकूमत की है, कोई याद करता है उन्हें? हजरत निजामुद्दीन औलिया जो न कभी किसी बादशाह के दरवाजे पे गए, न कभी किसी बादशाह को अपने दरवाजे पे आने की इजाजत थी। आज आप जाइए, उतनी तादाद मुसलमानों की नहीं होगी जितनी तादाद हिंदुओं की आपको नजर आएगी, जो वहां माथा टेकते हुए नजर आते हैं। धार्मिक सहिष्णुता इस देश में ठीक है, तो सेटबैक हो सकते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हमारी परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक लोग अगर ये तय कर ले कि हम वोट मोबिलाइज करने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इन सारी समस्याओं पे काबू पाया जा सकता है। आप जो कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मैं साबुन बेचता हूं, बिस्किट बेचता हूं, रिटेलर से मिलता हूं, कंज्यूमर से। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ रही है? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर कोएग्जिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। हमारे लोकतंत्र के लिए ये एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है। अब जो कह रहे थे, देखिए मैं कह रहा हूं मार्केट में आप यूथ के बारे में सोचिए अब, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो सब बूढ़े हो गए, आप नॉट मनीष जी, बट हमारे जैसे तो काफी बूढ़े हो गए। हमारा वक्त अब जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा शिक्षा देने का टाइम आ गया है।
यूथ चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे जो भी हो, उनको चाहिए जॉब्स। आप टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड हैं, क्योंकि वो बिना नौकरी के हैं, वो मौका मिलता है पॉलिटिशियंस को आने के लिए कि भाई आप धार्मिक की इस्तेमाल करिए इनके ऊपर, वो आ जाएंगे। अब मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, एक सेकेंड। तो अब जब तक ये जॉब्स नहीं होंगे, जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, चाहे जो भी कम्युनिटी हो। जब मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का कहा था, अमेरिका में क्यों कंट्रोल होता है, क्योंकि बाय एंड लार्ज वो एजुकेटेड लोग हैं। वहां पे जब प्रेसिडेंट कुछ कहता है या प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, होता है कुछ। तो हमें, मैं तो कहता हूं कि हमें भूल के जो भी है आंकड़े ये वो सब ले लीजिए आप, लेकिन आप यूथ के पास जाइए, वो कहेंगे कि ये बंद करो, ये बिल्कुल बंद करो, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और अबाउट टाइम वी अंडरस्टैंड दिस, दैट्स ऑल। उद्देश्य बड़े नेक है, उद्देश्य नहीं है, दे वांट इट। ना सुनिए मेरी बात, यही डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, अच्छे दिन आने वाले की बात, आप सबको विकास ले जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के टाइम पे की है ना। सुनिए अरे भाई, नो द पॉइंट, अरे पॉइंट इज नॉट, बोलने दीजिए, सबको करने दीजिए कि क्या बोलते हैं आप, अब क्या करते हैं। अभी ये सुना कि इस पे पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ मत कहिए, ये वगैरह वगैरह देश के अंदर परंपरा है धार्मिक टेंशनों का, उसका वो जो है चलता रहता है। किरण बेदी जी आंकड़े दिखाई या उनकी एक्सपीरियंस बताई जब डीसीपी नॉर्थ में थे। जब आप डीसीपी नॉर्थ थे, मैं तो भी जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष था, आपने मुझे गिरफ्तार किया कई बार डीसीपी होने के नाते। अब उस समय पर सवाल क्या थे, एजेंडा क्या था आपके सामने, वो मेरी बात है। आज क्या है एजेंडा आपका? सवाल ये है कि ये एजेंडा को लाया क्यों गया। अब मुख्तार भाई कहते ये हमारे मंत्री है संसद में, ये अलाउ करते हैं, बात होना है या नहीं होना। इनके सामने पूरे सदन में हमने प्रधानमंत्री जी के सामने बैठे थे, आरिफ भाई जा बैठे, वो उनको सीधा सीधा पूछा कि ये जो बयाने दे रहे हैं जिससे देश के अंदर टेंशन बढ़ रही है, बढ़ाया जा रहा है। कानून है देश में, इंडियन पीनल कोड है, उसके अंदर एक सेक्शन है, आप तो जानते ही होंगे, उसको इस्तेमाल किया होगा आपने। एक सेक्शन है जो भी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देता है उसके ऊपर एक पीनल ऑफेंस है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। हमने सिर्फ एक चीज मांगी थी प्रधानमंत्री जी से, बताइए आपके मंत्री है, आपके सांसद है, जो ना भी है वो भी बोल रहे हैं, जो अलग बात है, लेकिन जो है जो बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई लेंगे या नहीं। आखिर यही तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर शपथ लेके बने हम लोग सब पार्लियामेंट के मेंबर है या मंत्री बने या जो भी है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन को का रखवाला करने वाले हैं। तो अगर वो लोग कार्रवाई नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है? आज तक भाषण सुना दी मतलब यहाँ पे आपने, आज तक बताइए किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई अपने कानून अनुसार? अगर ये काम नहीं करेंगे तो लोगों में विश्वास कहां से आएगा? और जो लोग भड़काना चाहते हैं वो भड़काते रहते। काबू कैसे करोगे इसकी? कानून है, एक संविधान है आपका, उसको लागू तो करिए ना भाई। ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? इतने महीने से चल रही, पहले संसद के सेशन में हमने प्रधानमंत्री जी से मांगा। अब कहते हैं कि उनके बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है जाके इनको बुला के कह दिए। अरे भाई, रोज 1200 ट्विटर आते प्रधानमंत्री के नाम से, एक भी ट्वीट आई आपकी इस परिस्थिति और इसको गंभीरता से मतलब नॉर्मल सी मेंटेन करने के लिए एक भी आया ट्वीट इनको खंडन करते हुए? अतुल भाई, एक ऐसा माहौल भी बनना चाहिए कि मुल्क का, कौम का इतना भी ना मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। आज माहौल ऐसा हो गया है कि सुर्खियां पढ़ते ही हाथ से अखबार गिरना शुरू हो आपकी बात पर शेर पर मैं एक बहन, घर की दीवारों में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत करे। घर पे गिरे आसमान से दिखते हैं शोले उनको हमारे मकान से। वो जुर्म जिसने कभी देश को खोला दिया, वो जुर्म
जिसने हर एक को दहला दिया। कानून के किस मोड़ पर खड़ा है आज वो जुर्म? क्या रहा उन जुर्मों का हिसाब किताब? क्या हुआ उनके मुजरिमों का अंजाम? उन्हीं जुर्मों की बिखरी कड़ियों के सिरे ढूंढते, पुराने जुर्मों के निशान को रेतते। देखिए एक्स फाइल्स सिर्फ आज तक पर। हो ताज़गी की शुरुआत मार्वल टी के साथ, दिन खास बन जाए। Your energy level is marvelous. It's actually Marvel. ताजगी और जोश जगाए मेरी मार्वल चाय। हर लम्हा नया हो जाए। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा। म्यूजिक प्लीज। माचो बड़े आराम से। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग की बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। म्यूजिक प्लीज। माचो बड़े आराम से। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा। ब्राउन नहीं, रेड। हाय मासी, क्या हो रहा है? सर्दियों की तैयारी। हाँ, टोपी, शॉल, कंबल, बस वही सब। और थर्मल कोई भी ले लूंगी, सब एक से तो हैं। हाँ, एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो। अब इसमें क्या स्पेशल है? ये भी तो गर्म और पतला होगा। इसमें है माइक्रो पॉलीफाइबर्स जो इसे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। ये तो काफी मॉडर्न है। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। अब सवाल वहां पे राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि जो देख रहे हैं, अब आप यूथ की बात कही, वो यूथ को नौकरी चाहिए। एक जरूरी सूचना। हमारा आज का मुद्दा है, क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ रही है? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। कि बिहार का भगोड़ा मिनिस्टर गिरिराज कहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई है तो उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे गिरिराज, तेरे बिहार में आकर कह रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी का मुखालिफ हूं। माँ के जने, हिम्मत है तो आ जाओ हमको खोलते। आजम खान या कोई ओवैसी गलतफहमी के शिकार न रहे। उत्तर प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और ओवैसी जैसों को तो हैदराबाद तक दौड़ा के आएगी। अब एक कमजोर कौम 47 के बाद से अब तक तकलीफों में है। हम तो खुद कह रहे हैं बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कोई रास्ता निकले, प्यार से रहें। और कह रहे हैं जो बीफ खाना है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। तो मुस्लिम रहे क्या, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। हमें भी रात में डर लगता है कि अचानक मेरा फ्रिज खोला जाएगा और बोला जाएगा इसमें गाय का गोश्त, इनको मार डालो। कौन आएगा मुझे बचाने के लिए? जब पूरे मुल्क में इस तरह से खौफ का माहौल बन जाए। हिंदू बढ़ रहा है 16%, मुस्लिम बढ़ रहा है 24% से ऊपर। ये एक खतरनाक रुझान है। आप इतने उछल कर 5 दिन से दादरी कर रहे हैं, जहाँ पर हिंदू लड़कों को मार दिया गया है। वहाँ पर कितने अरेस्ट हुए आपने स्टडी किया है? पार्टियां हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर घोल के एक पार्टी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है, एक पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है। सबका साथ, सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन
सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। इधर जी आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था, ये सुने आप, हम यही कह रहे थे। देखिए, इस तरीके की टेंशनें देश में है, ये स्वाभाविक है, अपनी परंपरा है, इसको काबू में रखने के हमारे पास इलाज भी है। इलाज है आपका संविधान, इलाज है आपका कानून। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री से खुद मांगे पार्लियामेंट में, अभी तक नहीं। मंत्री महोदय बैठे हैं, बताइए, आप भी तो इसी संविधान पे शपथ खा के मंत्री बने। किसी के चौके की चौकीदारी और थाली की थानेदारी नहीं करना चाहता मैं। ऐसा है कि जो आपने बात कही, पहले मैं उसको सिर्फ आधे मिनट में कहना चाहता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री जी, आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, पार्लियामेंट में बहुत मजबूती के साथ, बहुत जोरदार तरीके से उस समय जो घटनाएं हुई थी उसको आपने रखा था, और आपका साथ वहां पर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कि आपकी मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी आए और इस बारे में उन्हें संसद के अंदर बोलना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने, चाहे सेंट्रल हॉल में हो, चाहे लाल किले 15 अगस्त, पिछला 15 अगस्त लाल किले का रहा हो, या और समय समय पर इस बारे में जो सांप्रदायिक उन्माद के बारे में, सहिष्णुता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, देश की एकजहती के बारे में बार बार बोला। उस बार भी प्रधानमंत्री जी आए और बोला, उन्होंने आपके कहने पे बोला। कानून लागू क्यों नहीं हो रही? नहीं, मैं बताता हूँ। अब वो प्रधानमंत्री जी वहां पर गोली किसी को नहीं मारेंगे ना। नहीं, कानून लागू क्यों नहीं हो रही? आप कह रहे हैं सहिष्णुता की बात, और अभी आप असहिष्णुता में आ गए। कहाँ है अब ये गलत बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आरिफ भाई ने कही। हम कहते हैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल ठीक है। धर्मनिरपेक्षता तो इस देश के डीएनए में है। हमने, आपने, या यहाँ पर बैठे हुए लोग, या जो और लोग रहे होंगे पहले, उनकी वजह से नहीं है, इस देश के लोगों की वजह से है धर्मनिरपेक्षता। जब पड़ोसी देश अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर रहा था, तो ये भारत तक के लोग जो है अपने को धर्मनिरपेक्ष उन्होंने घोषित किया। लेकिन अब जो धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिकल पार्टीज, आप ये बताइए कि जब आप किसी मुसलमान को टिकट देते हैं तो आप आरिफ मोहम्मद खान या मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं देंगे। आप देखेंगे कि वो कितना कट्टरपंथी मुसलमान है जिसको कि वोट मिल सकता है, उसको टिकट देंगे। आप बीजेपी नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की बात छोड़िए। इसका लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। जो बात कही जा रही है, हमें भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बांटी नहीं जा सकती। धर्मनिरपेक्षता देश के लिए है। बिल्कुल है। अब हमारा आज के सोचना ये होता है कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसा नहीं है। कौन बोल रहा भाई? सेकुलरिज्म का मतलब है देश के लिए। तो इसलिए हमें लगता है कि हम जब सहिष्णुता की बात करते हैं, हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कितनी बार ये अपने अनजान जी चुनाव लड़े हैं, सेकुलरिज्म के हैं, मसीहा हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो कोई कट्टरपंथी है वो जीत जाएगा, ये नहीं जीत सकते। क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की है कि लगता है, जो लोग हैं उनको लगता है कि साहब यही जो है हमारा नेतृत्व कर सकता है। जो आजादी के जो दीवाने थे उस समय से लेकर अब तक कहानी बदली नहीं है। उस कहानी को हम सबको बदलना होगा। इसमें हम आरोप लगा दें कि साहब इनकी सरकार आई तो बढ़ गया, इनकी सरकार आई तो बढ़ गया। आरोप हमें लग रहा है कि हमें वास्तविकता क्या है? आरोप क्यों कह रहे हो आप? नहीं, हमें लगता है आज तक कोई अरेस्ट हुआ, हमें जो है वो सामाजिक सहिष्णुता भी चाहिए, और जो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता की सहिष्णुता है और स्पष्टता, वो भी चाहिए। हम क्या अपनी बहस से विभिन्न राजनीतिक सोच के लोग हैं, क्या सहिष्णुता के वातावरण को आगे बढ़ा सकते हैं? एक ऐसी यूटोपियन बातों से कोई फायदा नहीं होता। जो वास्तविकताएं हैं वो वास्तविकताएं। मैं बहुत दफा इसे जोर दे के देता हूं, कई हमारे दोस्त मुझसे थोड़ा डिफर भी कर जाते। मैं कहता हूं भाई, इसको आप, एक आदमी मारा जा रहा है, आपको इस पे क्या जिद है कि आप कहिए कि ये कम्युनल, अगर एक, किरण जी ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, अगर एक आदमी किसी थाने के इलाके में कत्ल हो जाए और वो वर्कआउट न किया जा सके, थानेदार की रजिस्ट्री हो जाती है, उसको फिर चार्ज नहीं मिलता। लेकिन हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि कम्युनल दंगे के नाम पे चाहे जितने लोग मार दिए जाएं, न थानेदार के ऊपर कोई असर पड़ता है, न किसी ऑफिसर के ऊपर कोई असर। हमने क्या परंपराएं बनाई हैं,
और क्या इसको कम्युनलाइज करने, या मानिए बीफ आप बार बार कह रहे, ऐसे लगता है जैसे ये कोई मुसलमान बीफ खाते हो। मुसलमान बीफ नहीं खाता, मिलता ही का। हाँ, तो फिर उसको इशू नहीं बनाना चाहिए कि ओबामा बीफ खाते हैं या नहीं खाते। वो हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू बना रहा, हमारा इशू देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, जो लोग ये कर रहे हैं वो तो जघन्य अपराध कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनकी आलोचना इस तरह करता हूं जैसे ये बीफ की मुखालफत, या जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गोया इसका संबंध मुसलमानों से है, तो ये उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक और उससे भी ज्यादा निंदनीय है। अरे भाई, आपने जो बात कही थी कि अंग्रेजों के साम्राज्यवाद में और भारत के संविधान में फर्क ये है कि वो कम्युनिटीज को आधार मानते थे, धर्म को आधार मानते थे, और हम नागरिक को आधार मानते हैं। तो अगर हम नागरिक को आधार मानते हैं तो क्या सरकार को इस बात में दखल अंदाजी देनी चाहिए कि मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, मैं किससे बात करता हूं, मैं क्यों सरकार की आलोचना करता हूं? क्योंकि एक बात येचुरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश में तनाव बढ़ा है, और उसका सबसे बड़ा अभिप्राय यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अवार्ड वापस किए। ठीक है, आप वो कह सकते हैं कि साहब वो परायोजित है या नेहरूवियन ख्याल से ताल्लुक रखते हैं। उनमें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी विरोध किया। यार स्टेट गवर्नमेंट वहां पे कांग्रेस की है आपकी, उसका भी विरोध है। दैट्स राइट। सो इस बात को सरकार को समझने की जरूरत है। दूसरा, देखिए, एक लोकतंत्र का की सही परिभाषा ये है कि ये नहीं कि आप अपने बहुसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कैन यू टेक योर माइनॉरिटीज अलोंग, whether they are religious minorities, they are linguistic minorities, or even they are gender minorities. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे करके जो लोगों का भरोसा है, संस्थाओं का भरोसा है, वो राजनीतिज्ञों पर, राजनीतिक संस्थाओं पर उठता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इसके बावजूद कि दोनों संसद के दोनों सदनों ने और 22 विधानसभाओं ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बिल को अनुमोदित किया था, उच्चतम न्यायालय ने उसको ठुकरा दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि राजनीतिज्ञों को अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो दोबारा बहाल करने की जरूरत है, और उस दोबारा बहाल करने में सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से इस देश की जो पृष्ठभूमि है उसे धर्मनिरपेक्ष रखा जाए। अलग साहब शुरू से एक बात कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल लोगों की, पॉलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे लगी है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं, और असहमत इसलिए हूं कि आप या और कुछ लोग जो कमरों में बैठ करके, ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीतिक लोगों का और राजनीतिक व्यवस्था का आकलन करते हैं, उसकी नजरों से नहीं देख सकते। हम हर साल और हर इलेक्शन में लोगों का मताधिकार, मतों का देना, बढ़ चढ़ के देना, 80%, 90% देना, ये जो है वो क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेसी से अगर खत्म हो जाती तो ऐसा नहीं होता। तमाम ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो 28% और 29% और 30% वो भी जबरदस्ती करके देते हैं वोट। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पे 60%, 70% वोटिंग हो रही है। तो इसका मतलब कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी आम लोगों के दिमाग में है, और जिस दिन उस संस्था या उस व्यक्ति से क्रेडिबिलिटी उसकी खत्म होती है, लोग उसको बाहर निकालते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये बात कहना कि साहब इस बीच में धार्मिक असहनशीलता बढ़ गई, इस बीच में घट गई, हम इससे सहमत नहीं है। आज भी जो है वो चाहे हिंदू हो मुसलमान, अगर सड़कों पर भी दशहरा भी हो रहा है, ईद की नमाजें भी हो रही हैं सड़कों पर, नहीं मैं आपसे नहीं, नमाजें भी हो रही हैं, लोग अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं। कुछ घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, दुखद घटनाएं, वो नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी समय में भी हो। लेकिन क्या आप लोगों ने, किसी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों ने किया उनको क्यों नहीं फांसी चढ़ा दिया? इसमें मोदी जी क्या करेंगे?
क्या किसी ने कहा कि दादरी में जो उत्तर प्रदेश की के टेरिटरी में है वो मोदी जी यहां से मिलिट्री भेजेंगे क्या उसको? वहां तो उत्तर प्रदेश की सरकार को करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार का, उनके मंत्री, उनकी सरकार के लोग दंगों के दबंग बने हुए हैं। कोई भी हो, हमारा हो, उनका हो, किसी को आप गिरफ्तार करिए इमीडिएट। कोई किसी ने नहीं रोका। नहीं, क्यों नहीं हो रहा भाई? सरकार में आप हो, हमसे क्यों पूछ रहे हैं ना? आप सरकार में मोदी जी तो अरे भाई आप फिर बाद में कहेंगे कि साहब फेडरलिस्ट रिलैक्स यार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ये कहेंगे कि साहब देश जो है वो फेडरल सिस्टम है, देश में संघीय ढांचा है, आप कैसे इंटरवीन कर रहे हैं? हमें लगता है कि हमें जो है वो जब धार्मिक सहिष्णुता की बात, असहिष्णुता की बात करनी चाहिए तो उसको खुले दिमाग से करनी चाहिए। जब हम राजनीतिक दिमाग से करेंगे, अब आप ये बात कहते हैं बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों को आज भी जो बदलाव हुआ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पॉलिटिकल कारणों से, और इसलिए उन्होंने जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं वो पॉजिटिव चीजें न देख करके कुछ निगेटिव घटनाओं को जो है वो पूरे जामे के साथ देख रहे हैं कि साहब यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि इस पे भी एक बार हमें सोचना चाहिए। हम राजनीति करेंगे, चुनाव आएगा, हम जीतेंगे हारेंगे, ये होता रहेगा। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है कि ये करके हम कुछ दिनों के लिए सत्ता में आ जाएं, फिर सत्ता से चले जाएं, लेकिन जो है वो लोग जो देश के हैं उनके सहनशीलता और सहिष्णुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किरण जी, इसकी वजह से हम आए या जाए, ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर दादरी में कोई घटना होती है क्योंकि संघीय ढांचा है, तो क्या केंद्र सरकार को, मैं प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता, केंद्र सरकार को क्या फौज भेज देनी चाहिए? सवाल यह है कि जब आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं, तो फिर जो आपकी एक मॉरल स्टैंडिंग है, जो आपकी एक नैतिकता है, वो बढ़ती है। और आप प्रदेशों को भी कह सकते हैं कि देखिए आपके लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आपके प्रदेश में गड़बड़ हो रही है, इसको आप रोकिए। मैं फिर उस पे, क्योंकि इस पे हम आपको जवाब दें, इसका एक्सप्लेनेशन दें, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार को करना था, दादरी वाली अगर आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो उसमें होम मिनिस्टर ने वहां के सरकार को, वहां के चीफ मिनिस्टर को जो कहना था कहा, और यहां तक कहा कि जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या मोदी जी ने, क्या होम मिनिस्टर ने वहां के चीफ मिनिस्टर से कहा कि जो हमारे लोग भी अगर वहां पर कोई हेट स्पीच दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, उनको भी गिरफ्तार करो, कोई भी हो, आपका उनका मिनिस्टर हो तो उसको भी गिरफ्तार करो। हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, संसद के बारे में हम ये कह रहे हैं, हमारा के बारे में वही मैं बता रहा हूँ, हमारा ये कहना है कि हम यहाँ डिस्कस किस चीज पर कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसने ये बयान दिया, हम डिस्कस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये बयान दिया, इस एमपी ने दे दिया, इस लीडर ने दे दिया। हमें आप जज करेंगे या हमारी सरकार को जज करेंगे मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर, करेक्ट, या जो हमारे 10 करोड़ मेंबर हैं हमारे, अब 10 करोड़ मेंबर आपकी पार्टी के बहुत से सीनियर लीडर होंगे, जो सीताराम येचुरी कहेंगे हम उसको मानेंगे। यार हम जो है सवाल नहीं, एक मिनट बोलने का, जो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी कहेंगी या मनीष तिवारी कहेंगे वो मानेंगे। क्या कर रहे हो? तो इसलिए ये तो मत कहो भाई, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मत बनाओ इस तरह का। आपके मंत्री कुछ कहेंगे उसको हम मानेंगे, मोदी जी कहें, और मोदी जी मान रहे हैं। जो पूरे के पूरे माहौल को कहीं न कहीं गर्म करने की कोशिश है, उसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों को हजम नहीं हो सकता मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन देश का की सौहार्द और देश की एकता को अगर नुकसान पहुंचा करके अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति की जाए तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है। देखिए आप बड़े कार्रवाई कैसे बचा रहे हैं ना, आप ये बचा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जो बोले उन्हीं को सुने और मुख्तार अब्बास नकवी कुछ बोले तो न सुने। आप उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अगर आपके मुख्यमंत्री आपकी पार्टी अपने को डिसोसिएट किया, मतलब खत्म है। वहाँ पे पार्टी के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं हम न सुने, मोदी जी को सुनिए। आप सब जिम्मेदारी आप समझाइए। दूसरी बात, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके हर स्टेट चीफ मिनिस्टर को अपील क्यों नहीं करती कि ऑल फेथ्स मीटिंग कॉल करें? करेक्ट, ऑल फेथ्स मीटिंग कॉल करें,
all fates meeting call with you on kare. that. That doesn't suit you because the dangas will go. Yes. The point is, hang on. You can't get away making a totally irresponsible statement. I'm sorry. All faith meetings, a lot of them have happened. That's the problem. And what's the problem? Let me complete. You contested to be the chief minister of Delhi. Did you not? Did I interrupt you? Yeah, you did. No, I did not. नहीं, आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता मुझे. That is an allegation. No, that is a very serious. No, that is a very serious allegation. You cannot make the sitting over a high statement. pedestal of morality. I'm saying, Yeah. Let us can speak. all parties, Don't say that doesn't suit you. Don't shout me down, Don't please. say No, doesn't let me suit speak. you. Don't shout me down. No, why? I mean, So what I'm saying is, a total irresponsible statement. Completely. I'm saying it may not suit some. Well, yes, all party. एक मिनट उनकी बात सुन तो लीजिए. Thank you, Manish. All party meeting शायद कईयों को ना सूट करे. मुझे नहीं मालूम किसको नहीं सूट करेगी. लेकिन मुझे कहने तो दीजिए अपनी बात. ऑल पार्टी मीटिंग हर स्टेट चीफ मिनिस्टर कॉल करे कि क्यों हो रहे हैं दंगे, और मैं कहती हूँ हर एक साल में 2 बारी कॉल करे ताकि 6 महीने में. अरे एक सेकंड, अरे हार्मनी नहीं चाहिए. एक सेकंड, हार्मनी नहीं चाहिए. एक कह रहा हो रहा है, एक कह रहा नहीं. एक सेकंड, अरे हार्मनी. दादरी में कोई दंगा हुआ है क्या? कैन आई कंप्लीट? इनके गलत. अरे ये मीटिंग प्रिवेंशन है भैया. ये फोरम एक प्रिवेंशन है. अरे ये कास्ट के खिलाफ भी है. सिर्फ क्रिमिनल हार्मनी क्यों, कास्ट इश्यूज पर भी तो है. सो हार्मनी की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं हर चीफ मिनिस्टर, हर चीफ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर का है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सिंस लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर का है, क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर हर 6 महीने में एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करे पोलिटिकली एंड ऑल्सो फेट्स मीटिंग के 6 महीने में क्या हुआ, चाहे कास्ट रिजर्वेशन इश्यू पर हो जाए, और देखें जैसे आरिफ भाई कह रहे थे, फाइंड आउट क्या हुआ. क्या पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव, पूरे देश में दंगे चल रहे हैं और पूरे देश अव्यवस्थित वो नहीं हो रहा. ऐसी क्यों तस्वीर बनाई जा रही है? दहशतगर्दी का माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि पूरा देश जो है वो असहिष्णु हो गया? आप जो है वो इस देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं. कुछ लोग इस तरह हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर ये कम्युनलिज्म का खेल बंद होना चाहिए. एक बार सुन लीजिए आप. कौन कर रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि दंगे नहीं हो रहे हैं. कहाँ हो रहा है? लेकिन एक बताइए, सुनिए ना, एक मुल्क के अंदर दहशत का माहौल है, इसको आप नहीं मान रहे हैं. आप चिल्ला के बोल रहे हैं आपके अंदर दहशत है. आप बोल रहे हैं, गाली पकड़ रहे हैं. दहशत है आपके अंदर. अगर दहशत का माहौल होता तो आप नहीं बोल पाते. मैं तो सर पर चढ़ के बोलता हूँ. इमरजेंसी देखी है लोगों ने, आपने देखा नहीं है. दहशत का माहौल है. आप जाइए ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाइए देखिए. अतुल भाई, एक ऐसा माहौल भी बनना चाहिए कि मुल्क का, कौम का इतना भी ना मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे. आज माहौल ऐसा हो गया है कि सुर्खियां पढ़ते ही हाथ से अखबार गिरना शुरू हो आपकी बात पर शेर पर मैं एक में, घर की दीवारों में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत के. घर में गिरे आसमान से दिखते हैं शोले उनको हमारे मकान से. आज तो शोले आप भड़का रहे हैं. आज शोले आप भड़का रहे हैं. सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ जरा सा वो करते हुए शेर पढ़े, लेकिन एक ऐसा भी है कि जो हम सब पे लागू होता. किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला. एक उम्र हुई हमने, है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला. रास्ता बदलिए, इस देश के नागरिक को पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में लाइए, संविधान को लागू कराइए, और फिर बात. ये रास्ता बदलिए, रास्ता बदलिए. ये हमारे सबके ऊपर लागू. You are illiterate. No, you are illiterate. You are illiterate. You don't know what I say in the parliament when they are in the government. इस शेरो शायरी के साथ इसका अंत हुआ है. चर्चा यहाँ पर खत्म हुई है. आखिरी लम्हों में किस तरीके से गर्माहट आ गई थी वो हम सबने देखा था, लेकिन सवाल जो था वो जस का तस बना रहा. किसी का कहना है कि माहौल है नहीं धार्मिक असहिष्णुता का, बल्कि इसे दर्शाया जा रहा है. यानी कि एक तरफ जिम्मेदारी यहाँ पर इस कमरे में तय हुई कि राजनेताओं की है, हाँ मर्यादा की सीमा में बोलना चाहिए. दूसरा कि जो कवरेज किया जा रहा है क्या उसके जरिए किसी घटना को ज्यादा तूल दी जा रही है, ये भी जिम्मेदारी तय की गई है. लेकिन देखना है कि उस दायरे से निकलकर
क्या ये याद रखते हैं? क्या हम आप याद रखते हैं? बाकी तो आपका फैसला है कि आपने क्या तय किया, किसके साथ आपका यकीन जाता है, किसकी बातों पर आपको भरोसा ज्यादा है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए जुड़ने के लिए।